वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया था, कहाँ तक हमने कवर कर लिया था, आपकी पीयूष ग्रंथि तक हमने जो है इस चीज को कवर कर लिया था। ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है, उसी के साथ आपने ये जो स्पेशल लेक्चर था फाउंडेशन कोर्स का, उसको भी आपने देखा। और उसी के साथ आपने देखा यहाँ पर कि ये किस प्रकार से दो भागों में विभाजित है, कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है। और उसी के साथ आपने देखा था कि एक हार्मोन को स्रावित करती है जो समृद्धि को प्रभावित करता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं आपके जीएच के नाम से। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला बात कर रहा है आपके सेतु या पॉन्स से संबंधित बात कर रहा है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबंध होता है। ठीक है, नींद से जब आप जागते हैं तो कौन मदद कर रहा है आपको? यहाँ पर आपको जो पॉन्स है वो मदद करते हैं। कहाँ मिलते हैं आपको ये पॉन्स? जो आपने डायग्राम देखा था वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही आपकी ब्रेन स्टेम स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको पॉन्स देखने को मिलता है। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी किसके बारे में? अगली बात कर रहे हैं आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है? कोई उद्दीपक अथवा घटना जब इसके प्रारंभ को एक विशेष अनुक्रिया पर निर्भर बनाया जाता है तो वह इस अनुक्रिया के घटित होने की संभावना में वृद्धि करती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा? आपको यहाँ पर बिहेवियर को यहाँ पर इंक्रीज करने के चांसेस कर रहा है। ठीक है, मतलब जब भी आपके रीइंफोर्समेंट की बात आएगी, ये आपके लिए एक टिप है कि जब भी रीइंफोर्समेंट की बात आएगी बिहेवियर को क्या करना है? हमको इंक्रीज करना है। जब भी पनिशमेंट की बात आएगी क्या करना है? हमको बिहेवियर को डिक्रीज करना है। इस बात को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपसे जीवन में कोई भी सवाल आपका इससे संबंधित गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला किसकी बात कर रहा है? अगली जो बात कर रहा है वो है आपके शक्ति अभिप्रेरक के बारे में, यानी कि पावर मोटिव क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा है। नियंत्रण करने, पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, ये सब कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर क्या ज्यादा होता है? पावर मोटिव ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि एक नेता के अंदर क्या मिलेगा आपको? ये ज्यादा मिलेगा। उसको क्या चाहिए है? उसको वहां पर शक्ति चाहिए होती है। ठीक है, उसको पैसे से ज्यादा महत्वता किससे होती है? उसको पैसे से ज्यादा महत्वता होती है वहां पे उसके पावर से, प्रतिष्ठा से, और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इसके बाद देखिए, हम बात करें आपके यहाँ पर किसके बारे में? हम बात करते हैं आपके प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, प्रेडिक्शन पूर्व कथन या भविष्य कथन की ऐसा क्या होने वाला है भविष्य के अंदर। पूर्ववर्ती परिवर्तियों और अनुवर्ती घटनाओं के मध्य संबंध का वर्णन करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। भविष्य कथन समय में आगे की ओर क्रियाशील होता है, जो पूर्ववर्ती परिवर्तियों के मापन से शुरू होता है और तत्पश्चात अनुवर्ती घटनाओं के मापन का पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं आप? प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा करने से ये होगा, है ना। प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बेल बजाने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए, प्रसव पूर्व अवधि की बात हो रही है। यहाँ पे आपके प्री नेटाल पीरियड की बात हो रही है। गर्भधारण से जन्म तक का समय जो होता है वो कौन सा होता है आपका? वो यहाँ पर प्री निटाल पीरियड होता है। उसके बाद देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार प्रकार की होती हैं। अगर आप लेक्चर्स को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक ये स्टेजेस याद भी हो गई होंगी। सबसे पहले आती है आपकी एस, फिर आती है पी, फिर आती है सी और फिर आती है आपकी एफ। ये आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये आपकी प्री ऑपरेशनल और ये आपकी सेंसरी मोटर। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है? पियाजे का दूसरा चरण है जिसमें बच्चे संसार को शब्दों, प्रतिमाओं और रेखांकन से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वर्ड्स, इमेजेस, किंतु तार्किक रूप से संक्रिया नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहाँ बोल के चलें कि इस स्टेज के अंदर आपका जो बच्चा है वो रेशनलाइज करके सोच पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, अगली बात करें यहाँ पे मूल रंग के बारे में। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं हमारे पास? तीन रंगों का समुच्चय होता है, लाल, हरा और नीला, जिसको आप जानते हैं आर जी ब्लू के नाम से, रेड ग्रीन ब्लू के नाम से। असमान मात्रा में मिलाए जाने पर कोई भी रंग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स कौन से हैं पूछ सकता है आपसे एस्टेट के अंदर, पीजीटी के अंदर सवाल इस प्रकार से कि हमारे पास तीन मूलभूत कलर कौन से हैं, मूल रंग कौन से हमारे पास? वो हमारे पास है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, जब भी आप देखेंगे मोबाइल वगैरह के बारे में देखते हैं आप, तो आरजीबी कलर्स इस प्रकार से वहां पर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, बात करें यहाँ किसके बारे में? आगे क्या दिया हुआ है आपको? आगे दिया है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? यहाँ पर चिंतन के उच्चतर स्तर पर घटित होने वाला व्यवहार। समस्या समाधान को चार चरणों में विभाजित किया जाता है, उद्भवन, प्रबोधन, तैयारी और सत्यापन। ठीक है, आपकी देखिए यहीं पे जो है स्टेजेस दी हुई हैं। ठीक है, समस्या समाधान को चार चरणों में विभाजित किया जाता है। सवाल पूछ लेगा आपसे, उद्भवन, प्रबोधन, तैयारी और सत्यापन, इस प्रकार से चार भागों में डिवाइड करता है। अगला देखिए, निकटता सिद्धांत की बात करें, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल की बात करें, ये किसका सिद्धांत है? गेस्टाल्ट का एक सिद्धांत है। तो सवाल पूछ लेगा आपसे, प्रॉक्सिमिटी आपको कहाँ देखने मिलती है? अधिकतर आपको देखने मिलेगी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद देखिए, जिसके अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो निकट है उन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है।
इसे निकटता का नियम भी कहते हैं। तो निकटता का नियम क्या कहता है कि जो चीज पास पास में है उसको क्या करेंगे आप, एक इकाई के रूप में उसको आप देखते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो बात कर रहा है वो है आपका कौन सा, वो आपका है यहाँ पर प्रोक्सिमो डिस्टाल ट्रेंड। ठीक है, समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट में भी आता है और पीजीटी में भी आपके आ सकता है। केंद्र से बाहर की दिशा का पेशीय विकास। ठीक है, तो आपकी जो मोटर विकास होता है आपका, ठीक है, आपकी जो पेशी में विकास होता है कैसे होता है, सबसे पहले आपके कहाँ होगा, केंद्र यानी पेट के पास पहले होगा, उसके बाद आपकी इस तरफ साइड में आपके हाथों पैरों की ओर बढ़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसका एक और होता है जिसको आप पढ़ चुके हैं थर्ड लेक्चर के अंदर, जहां पे हमने बात की थी यहाँ पे सेफलो के बारे में। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आगे जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी आपके जीवन में मनोविश्लेषण की बात है, साइको एनालिसिस की बात है। मनोचिकित्सा है, एक थेरेपी है कि एक विधि जिसमें मनोचिकित्सक दमित अचेतन सामग्री को सचेतन स्तर पर लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, ठीक है, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो थेरेपी होती है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपका जो साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक है वो क्या करता है, वो यहाँ पर आपके जो रिप्रेस्ड आपकी अचेतन सामग्री है, ठीक है, जो आपके सबकॉन्शियस में है रिप्रेस्ड रूप में, उसको क्या करते हैं कॉन्शियस चेतना के स्तर पर लाने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए अगला यहाँ बात कर रहा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं। वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक अभिप्रेरक जो शक्ति, आत्मसम्मान, संबंधन और दूसरे लोगों से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है, ये होता है आपके साइकोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में के प्रतिदर्श को मापन करने का एक मानकीकृत तरीका। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टेस्ट कैसा होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है, वहां पे मानकीकृत होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला बात करें मनोभौतिकी के बारे में, साइकोफिजिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, मानसिक प्रक्रियाओं एवं भौतिक जगत के बीच संबंध का अध्ययन, यानी कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके साइको में क्या चल रहा है और आपके फिजिकल बॉडी में क्या चल रहा है, मतलब फिजिकल जो आपका स्टिमुलस है उसके बीच क्या चीजें हो रही है, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके जनक किसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम मिस्टर जी फेशनर को। ठीक है, 1801 के आसपास ये जो थे, ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइकोफिजिक्स की बात गुस्टाव फेशनर पढ़ने मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर, सवाल आने की प्रबल संभावना है आपके पीजीटी के अंदर। अगला देखिए, अगला बात करें यहाँ पे आपकी प्यूबर्टी से संबंधित है, तीव्र रूप से घटित होने वाली कंकालीय एवं लैंगिक परिपक्वता जो मुख्यतः किशोरावस्था में घटित होती है। जैसा कि आपको कल बताया था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो देखा आपने किस प्रकार से चीजें लिंक होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लिंक करके और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी। ठीक है, ये था थोड़ा सा प्रमोशन। आगे देखिए, आपको मालूम है इस अवस्था के दौरान क्या होता है, ये अवस्था में क्या होता है, आपके कहाँ से होगा, एंटीरियर से निकलेगा या पोस्टीरियर से निकलेगा, ये निकलता है आपके एंटीरियर से। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके एंटीरियर से। और फिर क्या निकलता है वहां से, वो जो आपके गोनाड्स हैं उनको बोलता है कि अब आप जो है अपने अपने हार्मोन वहां से निकालना शुरू करिए, ताकि क्या हो, वहां पे कंकालीय एवं लैंगिक परिपक्वता जो है वहां पर आने लगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था वहां पर अगेन वो सेम चीज देखिए रिपीट हो रही है, इसलिए आप हमसे पढ़ते हैं तो देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। दंड की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, व्यवहार के दमन के लिए एक अप्रिय अथवा हानिकार उद्दीपक का अनुप्रयोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यवहार के दमन, केवल आप इतना पढ़िए और इस पे आप ध्यान दीजिए कि जो अभी आपको बात कुछ समय पहले बताई थी वो सही है या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवहार के दमन। ठीक है, और पहले क्या पढ़ा है आपने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, वहां पे क्या करेंगे हम, इसको आगे आपको मिलेगा, शायद आर आ गया तो यहाँ में भी मिल सकता है आपको। यहाँ पे क्या करना है, व्यवहार को हमको बढ़ाना होता है। ठीक है, रीइंफोर्स करना है, प्रबलन मतलब क्या होता है, प्रबलित करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको दमित करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पनिशमेंट में क्या होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी किसी प्रकार का पनिशमेंट हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो आपको क्या करना है, दमन करना है पनिशमेंट देके, और रीइंफोर्स करके क्या करना है, उसको वहां पर बढ़ावा देना है। अगला देखिए, यादृच्छिकीकरण की बात है, रैंडमाइजेशन की बात है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी परिवर्त को पक्षपात रहित ढंग से चुना जाता है या उसे किसी दशा में रखा जाता है। यादृच्छिकीकरण में यादृच्छिक संख्याओं की तालिका का उपयोग किया जाता है ताकि कोई अनुमेय क्रम स्थापित ना किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है आपके रैंडमाइजेशन के अंदर, पहले भी आपको बताया हुआ है। अगला देखिए, देखिए आ गया यहाँ पर, एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं उसको हम, और फोर्स दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करना है हमको, बिहेवियर को हमको बढ़ावा देना है, तो क्या करेंगे हम, रीइंफोर्सर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो चल जाएगा, लेकिन बिहेवियर को हमको कम कराना है तो क्या करेंगे इस्तेमाल, हम पनिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगली बात कर रहा है आपके तर्कना से संबंधित, रीजनिंग की बात कर रहा है। रीजनिंग में क्या है आपका, यथार्थवादी चिंतन करते हैं आप, रियलिस्टिक थिंकिंग करते हैं, प्रक्रिया जो तथ्यों के एक समुच्चय से निष्कर्ष निकालती है। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग है। फिर यहाँ देखिए, प्रतिवर्त चाप की बात कर रहा है, रिफ्लेक्स आर्क की बात कर रहा है, एक ग्राहक तंत्रिका कोशिका तथा एक अपवाही तंत्रिका कोशिका जो उद्दीपक अनुक्रिया क्रम के बीच मध्यस्थता का कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी रिफ्लेक्स आर्क।
ठीक है। तो आपके ब्रेन के पास सिग्नल ना पहुंच के आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो इंटरन्यूरॉन्स आपको वहां मिलते हैं, वो क्या करते हैं, फटाक से आपको वहां पर सिग्नल भेज देते हैं आपके मसल सेल के पास या आपकी जो मसल्स हैं, पेशी है उसके पास, ताकि क्या हो सके, आप फटाफट से जो है वहां पर डिसीजन ले सके। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में, इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं विश्वसनीयता के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी क्या होती है, किसी मापन तकनीक की स्थिरता के परिमाण के बारे में एक कथन, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। विश्वसनीय तकनीक से समान स्थितियों के अंतर्गत बार बार मापन से समान माप प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें कि आपकी जो एक टेबल है वो कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर हम कहें यहाँ पे कि आपकी टेबल है जो है 20 मीटर की है, चलिए ले लेते हैं 20 मीटर की टेबल है आपकी ये वाली, ठीक है। तो इसको आप आज मापन करें, 2 साल बाद मापन करें, तो भी क्या रहेगी, 20 मीटर की ही रहेगी। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा होना काफी मुश्किल हो जाता है ना। आज आपकी अवस्था अलग है, आज आप बहुत हैप्पी मूड में हैं, हो सकता है कल आप बहुत ही दुखी हो जाएं, या फिर हो सकता है एक दिन ऐसा है जब आप बहुत ही फूले ना समा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो कोई टेस्ट किस प्रकार से काम कर रहा है ना, तो क्या हो, आपके जो भी रिजल्ट आए वो क्या हो, ऑल द टाइम लगभग लगभग क्या निकले वहां पर, समान माप प्राप्त हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पर रिलायबिलिटी बोलते हैं। अगला देखिए, अगला बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की, ठीक है, रास की बात कर रहा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता क्या है, तंतुओं का एक संजाल जो मेरुरज्जु से शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होगा, जो आप देखते हैं इस प्रकार से, और मध्य मस्तिष्क से होता हुआ उच्चतर केंद्रों में जाता है। तो मिड ब्रेन से होते हुए कहाँ जाएगा, आपके आगे तक जाएगा, फ्रंटल तक। इसकी भूमिका अवधान और उद्वेलन में होती है। तो जब भी आप अराउज होते हैं तो कौन काम करेगा, आपका रास करेगा, ठीक है, और अटेंशन होते हैं तो भी आपका ये काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आपका कौन से मॉडल से, जो आपकी किडनी काम करती है RAS के साथ में, ठीक है, रेनिन एल्डोस्टेरोन ऐसे कुछ तो भी नाम है उसका, एक्टिवेटिंग सिस्टम करके, ठीक है, वो आपको मदद करती है यहाँ पे। आपकी जो रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है, नॉट रिवर्स ऑस्मोसिस की, बट जो प्रक्रिया होती है आपके प्यास लगने से संबंधित, आपकी थर्स्ट से संबंधित, वहां पे आपका ये RAS वाला काम आता है, ठीक है। ये आपका जो रास है ये अलग है, ये आपके अवधान और उद्वेलन से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सवाल आने की संभावना बन जाती है इसकी भी। अगला देखिए, दृष्टि पटल या रेटिना की बात करें। रेटिना क्या है, आंख के पीछे की ओर कोशिका की परत जिसमें प्रकाश संग्राहक स्थित होते हैं। सवाल पूछ लेगा प्रकाश संग्राहक कहाँ स्थित होते हैं, तो आप क्या जवाब उत्तर देंगे, यहाँ पर रेटिना के ऊपर होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए पुनरुद्धार संकेत की बात करें, रिट्रीवल क्यूज की बात करें। उपलब्ध आंतरिक अथवा बाह्य उद्दीपक जो स्मृति भंडार से सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिट्रीवल क्यूज, ठीक है। मतलब आपका जो मेमोरी सिस्टम है उससे निकालने के लिए जो आप संकेतों का इस्तेमाल करते हैं पुनरुद्धार के संकेत का, वो क्या है आपके लिए, जैसे ये देखिए, ये क्या है आपके लिए क्यू की तरह काम करेगा। ये फॉर्मल स्टेज है, ये कॉन्क्रीट स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है। अगला देखिए, पूर्वलक्षी अवरोध के बारे में बात करें। आपका PGT 2.0 या 1.0 में पूछा गया था। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियां पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति रोक सकती है। मतलब जो आप नया सीख रहे हैं उससे क्या होगा, जो पहले से हो चुका है स्टोर, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला बात कर रहा है आपसे दंड या शलाका के बारे में, रॉड्स के बारे में। विशिष्ट चाक्षुष संग्राहक, ठीक है, ये क्या है, वो विशिष्ट आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स है होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात, रात की दृष्टि और परिधीय दृष्टि में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जो आप रात को देखेंगे, इसे देखेंगे, रात को आप रॉड्स से देखते हैं, क्योंकि आपको क्या दिखाई देता है, रात को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अगला देखिए, समाकृति या स्कीमा की बात करें। स्कीमा क्या है, एक संज्ञानात्मक संरचना की बात है, संयोजनों का एक संजाल जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को संगठित और निर्देशित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आप भी इस प्रकार से अलग अलग स्कीमा बना के रखते हैं। अगला देखिए, स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट प्रक्रियात्मक ज्ञान की स्मृति प्रस्तुति, यथा एक रेस्टोरेंट में भोजन करना, ये क्या है, एक स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। फिर आपके आते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित है किंतु प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो आपके ये सब प्यूबर्टी की स्टेज में होता है, उन सब की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, इसके पहले आपने देखा था प्राइमरी वाला। अगला देखिए, यहाँ पे चयनात्मक अवधान की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है इसको देखिए। सेलेक्टिव अटेंशन, किसी विशेष उद्दीपक पर सचेतन रूप से अभिज्ञता केंद्रित करना। यहाँ पे जो कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सचेतन रूप से, यानी कि जब भी आप सेलेक्टिव अटेंशन करेंगे, कैसे करेंगे, उसको आप सचेतन रूप से करेंगे, उसको आप कॉन्शियसली करेंगे, ठीक है। अनकॉन्शियस रूप से आप सेलेक्टिव अटेंशन कभी नहीं कर सकते इस जीवन के अंदर। सेलेक्टिव अटेंशन जब भी होगा तो कैसा होगा, चयनात्मक अवधान कैसे होगा, वो होगा आपका सचेतन रूप से, ठीक है। ऐसा नहीं नींद में आप हमारी वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं, आपको वीडियोस दिखती हैं इस प्रकार से अलग 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 अलग, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं आप, ये जो हमारी वाली वीडियो है, ये वाली, इस पे आप क्लिक करते हैं। क्यों, क्या आपने सोते सोते कभी ऐसे वीडियो पे क्लिक किया, इनमें से 4 में से क्लिक करना है, नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इस वीडियो पे क्लिक करने पे हमको क्या चीज़, हमारे काम की चीज़ मिलेगी, तो आप क्या करते हैं, इसका सेलेक्टिव अटेंशन यहाँ पर करते हैं।
अगला देखिए, अगली बात करते हैं आत्म या स्व के बारे में, सेल्फ के बारे में। व्यक्ति का स्वयं या अपने शरीर, योग्यताओं, व्यक्तित्व विशेषकों और चीजों को करने की विधि के प्रति प्रत्यक्षण या जागरूकता जो होती है, वो यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ की। फिर यहाँ देखिए आत्मसिद्धि की बात है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है। यह स्वपूर्ति की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमताओं को विशेष प्रकार से अनुभव करते हैं, यानी कि जो पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, यहाँ पे आत्मसिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप कहाँ बढ़ जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, जहां भी देखिए आप सेल्फ की चीजें आएंगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है सवाल पूछ लेगा। आत्म या स्व का व्यापक मूल्यांकन आयाम, ये आपका सेल्फ एस्टीम है। फिर यहाँ देखिए आर्थिक स्मृति की बात कर रहा है, सिमेंटिक मेमोरी की बात कर रहा है, दीर्घकालिक स्मृति का घटक। यहीं से आपको मिल गया कहाँ से, एलटीएम का भाग होता है आपके। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी क्या है, दीर्घकालिक स्मृति का घटक, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का घटक है आपके, जो शब्दों और संप्रतियों के मूलभूत अर्थों का संग्रह करता है। ठीक है, जो वर्ड के मीनिंग्स है उनका संग्रह कर रहा है कौन, आपकी सिमेंटिक मेमोरी। अगला देखिए सेंसेशन क्या है, किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति। ठीक है, इसको क्या कर पा रहे हैं आप, इसको फील कर पा रहे हैं। जैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपके रेटिना पे ये जो चीजें हैं पढ़ रही हैं और फिर आपके ब्रेन में जा रही हैं। जो हम बोल रहे हैं वो किस आधार पे बोल रहे हैं, तरंगों पे बोल रहे हैं, वेव्स बोल रहे हैं हम, आपके कान से होते हुए आपके ब्रेन के ऊपर जा रही हैं और आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अगली जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, अगेन आपकी स्टेज आ गई फिर से, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए निमोनिक अभी तक, SPCF। ठीक है, यही स्टेजेस रहेंगी पियागेट की, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। पियाजे का पहला चरण, इसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है, वो किसके अंदर होता है, आपके सेंसरी मोटर के अंदर होता है। उसके बाद देखिए संवेदी अनुकूलन जो है, सेंसरी एडेप्टेशन, ये शायद सवाल पूछा था या आगे पूछेंगे, यहाँ से कंफर्म पूछेंगे सवाल आपका, सेंसरी एडेप्टेशन से क्या होता है। उद्दीपन के अपरिवर्तित रहने के पश्चात संग्राहक कोशिकाओं में अनुक्रियाशीलता की क्षति। ठीक है, तो आपके रॉड्स और कोन्स जो है वो क्या होते हैं, अनुक्रियाशील होते हैं, रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। आपका जो ईयर है कंटिन्यूसली आप सुन रहे हैं बाहर के नॉइज की आवाज, तो क्या हो गई है, ये जो संग्राहक कोशिकाएं हैं, ये जो हेयर सेल्स हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, वो अनुक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स देना वो बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे, स्टिमुलस कोई भी वहां पर चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संवेदी अनुकूलन। ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, संवेदी अनुकूलन, सेंसरी एडेप्टेशन। ठीक है, आप अभी हमारी आवाज सुन रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो गया आपको जो है यहाँ पे, अगर कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे आवाज तो क्या होगा आपको यहाँ पर, इसका सेंसरी एडेप्टेशन हो जाएगा, क्योंकि उद्दीपन में क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है। जैसे मान के चलिए बाहर कुछ साउंड बज रहा है, नॉइज हो रहा है, तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। अगली बात करेंगे हम संवेदी स्मृति के बारे में, सेंसरी मेमोरी के बारे में। प्रारंभिक प्रक्रिया जो उद्दीपक के संक्षिप्त प्रभावों को संरक्षित रखती है, इसे संवेदी पंजिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेंसरी मेमोरी है। इसी के अंदर आपको दो प्रकार की देखने मिलती है, एक होती है आपकी आइकॉनिक और दूसरी होती है आपकी इकोइक। ठीक है, एक है आपके श्रवण से संबंधित और दूसरी है आपकी कहाँ से संबंधित, दूसरी है आपकी चाक्षु से या चक्षु से आपके संबंधित। अगला देखिए, अगला जो एंड वाला है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। लेकिन आप तो पहले से देखते आ रहे हैं वीडियोस, तो आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे क्या होने वाला है। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इन्हें अभिवाही तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अभिवाही भी कहते हैं। ये संवेदी ग्राहक कोशिकाओं से संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। मतलब आपके जो सेंसरी सिस्टम है यहाँ से लेके जाएंगे कहाँ पे, आपके CNS के पास में। CNS में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके आते हैं। राइट, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए आगे हमको पढ़ना है यहाँ पे किसके बारे में, आगे हमको पढ़ना है आपके सीरियल लर्निंग के बारे में, जिसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अगली आपकी फ्री क्लास के अंदर इसको कवर करेंगे और इसी के साथ हम आगे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी पढ़ाई करनी है आपकी PGT के लिए, आपके एस्टेट के लिए, ताकि आप जितने अच्छे फॉलो करेंगे उतनी यहाँ पे आपकी जो है मार्क्स को अच्छा स्कोर करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ अगर कुछ लोग यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आपके एस्टेट प्लस PGT दोनों के लिए या फिर केवल PGT 3.0 के लिए, तो आप लोग का भी स्वागत है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, उनके द्वारा भी आप उनको वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ लेक्चर को यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। झाला काय माझं आई